हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी की, जो कि आपकी दी थी जेबीसे के द्वारा, जिसको हम सेज लॉ ऑफ मार्केट या हम क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केन्सियन थ्योरी की बात की थी। जॉन मेनार्ड कीन्स की जो थ्योरी थी, जो कि नियो क्लासिकल थी, आपकी एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, that is classical theory of employment which was given by जेबी से। इन्हीं के नाम पर आपके सेज लॉ ऑफ मार्केट पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग। आज का टॉपिक दैट इज योर सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले जब भी सेज लॉ ऑफ मार्केट की बात होती है तो उसमें सबसे पहली ये ही लाइन आती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि ये बात प्रूव की थी जेबी से ने, जिनके नाम पे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट जो होता है वो ये कहता है कि डिमांड अपनी सप्लाई खुद नहीं क्रिएट करता है, बल्कि सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो कि अपनी डिमांड को खुद खुद क्रिएट हो जाती है। यानी कि अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपकी डिमांड खुद क्रिएट हो जाएगी। देखो, इनका कहने का मतलब, सबसे पहले तो थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी जेबी से, जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट से। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिनको सब लोग जेबी से भी कहते हैं, क्योंकि इनके नाम पे ही सेल्स लॉ ऑफ मार्केट पड़ा था। अब इनकी कहीं भी बात क्या थी? इनकी कहीं भी बात ये थी कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगा, यानी कि सप्लाई विल ऑटोमेटिकली क्रिएट इट्स डिमांड। ये किसने कहा था? ये कहा था जेबी से ने, यानी कि जीन बैप्टिस्ट से ने कही थी ये बात। तो देखिए, अब हम लोग मेन कंटेंट पे आते हैं। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इज द कोर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि पुरानी थ्योरी थी। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल का मतलब मैंने कई बार बताया होता है ओल्ड। देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन, जनरली ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, एंड द प्रॉब्लम ऑफ redundancy in the economy. Conversely, if there is general overproduction in the economy and then some laborers may ask to leave their jobs, there may be problem for unemployment in the economy sometime. कहने का मतलब इनका ये है कि ये जो शब्द देख रहे हैं आप, उस शब्द का नाम है ओवर प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। इस ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? ओवर के प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कंपैरेटिवली कम है। अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो अपनी सप्लाई को सेल करना चाहेगा। तो वो कहेगा भाई अभी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अभी वो कुछ लेबर्स की छुट्टी कर देगा। तो लेबर्स गए तो जॉब कम हो गई। जॉब कम हो गई यानी कि कौन सी सिचुएशन आ गई? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो यही इसी फिनोमेना की फर्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही कि ओवर प्रोडक्शन होने से ये देखा जाता है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से जो लेबर है, लेबर बेसिकली क्या है? लेबर आपके कि क्या सकते हैं, लेबर का अमाउंट कम कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन काफ़ी है, ओवर चल रहा है, नौकरी कम हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये पहले पैराग्राफ में ये सारी बातें बोली गई। आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली टेंड टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। लंबे समय में इकोनॉमी में सारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की तरफ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी कंडीशन जिसमें ये माना जाता है कि सारी चीज़ें, ऑल द रिसोर्सेज, डिमांड, सप्लाई आर 100% एक्यूरेट और सब कुछ प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। से की भाषा में क्या है? इन से वर्ड्स, इट इज प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? सप्लाई है, जो कि क्रिएट करती है मार्केट गुड्स की। यानी कि बात वही कह रही है कि सप्लाई डिमांड क्रिएट करती है। A product is no sooner created than it, from that instant, affords a market for other products to the full extent of its own value. That is, nothing is more favorable to the demand of one product than the supply of the another. ये जो तथ्य दिया है, या ये जो 100 बात की एक बात कही, वो यही कही है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगा।
यानी अगर हम सप्लाई करेंगे, सेलर सप्लाई करेगा, लोग उसे यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देंगे। यानी कि सप्लाई की डिमांड को खुद ब खुद क्रिएट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसमें, दैट इज सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। यानी कि ये जो सेज लॉ में जो बात की गई है, इसमें कुछ बातें बोली गई हैं। क्या बातें बोली गई हैं, देखो हम उस पर गौर करते हैं। पहली चीज में कुछ भी नया नहीं है, प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट डिमांड फॉर गुड्स, यानी कि वही बात हो रही है, किसी भी की सप्लाई अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला, व्हेन प्रोड्यूसर ऑब्टेन द वेरियस इनपुट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे जनरेट द नेसेसरी इनकम। ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर इनपुट्स लगाएगा। इनपुट कितने टाइप के होते हैं, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इनपुट आर बेसिकली 4 टाइप्स। इनपुट यानी कि जो चीज़ लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसको इनपुट कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये इनपुट आप लगाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्शन के रूप में इनकम मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, प्रोड्यूसर गिव वेजेस टू द लेबरर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, ये लैंड था, ये लेबर था, ये कैपिटल होता है और ये एंटरप्रेन्योर होता है। ये लेबर का इस्तेमाल किया, किसने इस्तेमाल किया, प्रोड्यूसर ने, बिजनेसमैन ने। तो भाई वो क्यों, क्या इस्तेमाल करके उसे क्या मिल रहा है, वो ये देखेगा ना कि भाई वो काम कर रहा है लेबर उसके लिए, तो वो उसको उसके बदले में क्या देगा, वेजेस देगा। किसको देगा, लेबर्स को देगा। तो यही बात बोली गई है, द लेबरर्स विल परचेज द गुड्स फ्रॉम द मार्केट ऑफ देयर ओन यूज, दिस in turn cause a demand for goods produced in this way, supply creates on demand। तो कहीं ना कहीं बात वही है, इसको दिहाड़ी मिलेगी, इसको उसकी मजदूरी मिलेगी, इसको पैसा होगा, इससे मार्केट में जाएगा, अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात ऑटोमेटिकली प्रूव हो रही है कि प्रोडक्शन करने से भी मार्केट की डिमांड्स बढ़ती हैं। ये सच्चाई है, दिस इज हार्श रियलिटी। और हार्श क्या है, दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, नॉट हार्श बट दिस इज द रियलिटी। फाइन, ओके, नेक्स्ट है आपका बार्टर सिस्टम एज इट्स बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम मोस्टली बच्चों को पता होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब सामान के बदले हम सामान का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। यानी कि पहले के टाइम पे जब पैसा नहीं होता था, तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक के बदले दूसरे, एक वस्तु लेते थे, दूसरी वस्तु देते थे, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स यूज होता था। In its original form, the law is applicable to a barter economy where goods are ultimately sold for goods। जैसे कि मैंने बताया कि गुड्स के बदले क्या बेचा जाता था, गुड्स। Therefore, whatever is produced is ultimately consumed in the economy। जो प्रोड्यूस होता जा रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कोई चावल दे बना रहा है, कोई सोना उत्पादन कर रहा है, तो चावल और सोने का भी यूज हो जाता था आपस में, क्योंकि भाई सोना खा के तो इंसान जिंदा रहेगा नहीं, उसे चावल चाहिए होगा। और सुन, तो ये सब तरीके से आप जो भी इकॉनमी में देश में प्रोड्यूस उस जमाने में होता था, उसको एक्सचेंज करके कंजम्पशन में यूज किया जाता था। इन अदर वर्ड्स, पीपल प्रोड्यूस गुड्स फॉर देयर ओन यूज टू सस्टेन देयर कंजम्पशन लेवल। यानी कि लोग बेसिकली इस तरह से चीज़ें बनाते थे ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, Say's law, in a very broad way, is as Professor Hansen has described, that a description of a free exchange economy, so conceived it, eliminates the truth that the main source of demand is the flow of factor income generated from the process of production itself. Thus, the existence of money does not alter the basic law। कहने का ये बहुत ही सिंपल भाषा में मतलब है कि क्योंकि बार्टर सिस्टम के टाइम पर भी जब हम इसको यूज़ करते थे, तो यहाँ पर बात यही हो रही है कि सिर्फ इतना ही चीज़ें बनाई जाती थी, क्या वो चीज़ें बनाते थे जिसका हमारा कंजम्पशन हो। अगर हमारा आटा, चावल, दाल बेसिक है ये, तो हम उसी का उत्पादन करते थे, और उत्पादन या प्रोडक्शन हम इतना ही करते थे जिससे कि हम अपना कंजम्पशन कर लें। इतना ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन नहीं करते कि हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल। अब ये भी बात बोली गई है कि जनरल जो ओवर प्रोडक्शन है वो इम्पॉसिबल होता है। ये देखिए कैसे इम्पॉसिबल होता है, देखो, if the production process, इस केस में लिखा भी है, if the production process is continued under normal condition,
नॉर्मल जो कंडीशन है मार्केट की उसमें अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं देन देयर विल बी नो डिफिकल्टी। किसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचें। से ने कहा कि वर्क जो अनप्लीजेंट वर्क बी अनप्लीजेंट नो पर्सन विल वर्क टू मेक अ प्रोडक्ट अनलेस ही वांट्स टू एक्सचेंज इट फ्रॉम सर अदर प्रोडक्ट अंटिल फॉर विच ही डिजायर्स। क्योंकि बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में आपको पता ही है कि वस्तु के बदले वस्तु दैट इज गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर यही बात बोलिए अगर जब तक आपके गुड्स को किसी की जरूरत नहीं होगी आप उसे बेच नहीं पाओगे और बेच नहीं पाओगे तो अपनी जरूरत पूरी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। Therefore, the very act of supplying goods implies a demand for them. In such a condition, there cannot be general overproduction for the reason that supply of goods will not exceed demand as a whole. देखो लॉजिक इनका भी सही है, दिमाग तो था ही। उन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता, इस चीज के बदले हम ये चीज लेते हैं उसके बदले वो, तो जब हाँ हमारा सारा खेल इसके एक्सचेंज का है, बदले का है, रिटर्न का है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई एक ओवर प्रोडक्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जितना बनेगा तो वो एक्सचेंज हो जाएगा दूसरे से जिसकी हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बहुत चावल बन गया, अब चावल बहुत ज्यादा बन गया है, इसको ऐसे समझो, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइस है, ठीक है ना, राइस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, अथाह में हो गया राइस। तो भाई राइस का प्रोडक्शन हो गया, राइस सबको पता है खाने वाली चीज़ होती है, चावल जिसे कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर आपका राइस का ओवर प्रोडक्शन हो भी गया, इन केस काफ़ी प्रोडक्शन हो गया, तो ये ओवर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस लोग को जिस राइस सबको चाहिए तो सब लोग राइस इस तरह से कर लेंगे। ठीक है। दूसरे केस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उसको सब यूज़ कर लेंगे एक्सचेंज करके। दूसरे केस में इंसान उतना ही प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन उतने का ही करता है जितना वो एक्सचेंज करके उसके बदले में सामान लेता है। यानी कि उसने प्रोडक्ट वो उतना प्रोडक्शन कि उसको एक्सचेंज करके जो उसको सामान चाहिए वो उसने ले लिया, क्योंकि सामान लेन देन का कार्य है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? लेन देन, गुड्स के बदले गुड्स, जिसकी वजह से जितना बना है उसी के उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग अब एक्सचेंज करेंगे तो ओवर वाली कंडीशन नहीं आएगी। आगे देखते हैं। But a particular good may be overproduced for the reason that the produces incorrectly estimates the quantity of the product which other wants. But this is a temporary phenomenon. ये जो मैंने राइस वाली भी बात बोली थी ना, चावल वाली, वो इसीलिए बोली थी कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो गई है, भाई इंसान है, गलती हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसे लेने वाले कई लोग होंगे। सब लोग डिपेंडेंट होते हैं ना अलग अलग चीज़ों पे, तो उसको हम अलग अलग जगहों पे सप्लाई करके अपने ओवर प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। हो गया कम, सबको बांट दिया और सबसे अपने अपने बदले की चीज़ें ली, किसी ने तेल ले लिया, किसी से दूध ले लिया, किसी से गेहूं ले लिया, किसी से दाल ले ली। तो ये तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, आगे देखिए। For so, but this is a temporary phenomena for the excess production of a particular product can be corrected in time by reducing its production, जिसकी मैंने अभी बात की। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग पर पढ़ते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी क्या होती है? इन्होंने पुराने जो थ्योरी थी सेल्स लॉ की, इसमें इन्होंने ये बात कही कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है वो बराबर होता है। कैसे? पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं फिर हम देखेंगे। इनकम accruing to the factors owners in the form of rent, wages, interest is not spent on consumption, but some proportion out is saved which is automatically invested for further production। यानी कि एक इंसान, ये हो गया इंसान, ठीक है ना, एक इंसान उसकी ये हाथ पैर बना दिया, मुझको ये आँख और ये नाक मुंह भी बना दिया और ये बाल हो गए इंसान के, ठीक है, इतना समझ लो कि एक इंसान है, ये इंसान है, इसको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, ये जो भी इसको इनकम मिल रही है, ये जो इनकम कमा रहा है, ये ऐसा नहीं कि इनकम पूरी बचा लेता है, ये इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट इसमें सेव करेगा। ठीक है। Therefore, investment in production is a saving which helps to create demand for goods in the market। अब ये जो पैसा इसने सेविंग्स की, अब इससे पहले के ज़माने में तो खैर लोग गुल्लक में और तिजोरी में रखते थे, लेकिन अब लोग ये सब नहीं करते।
अब इस पैसे को लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ये इन्वेस्टमेंट कई जगहों पर हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे ये पैसा अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका एक ही पैसा वो और कई सारी जगहों पे लगता है, फिर वो पैसा और बढ़ता है और ये बढ़ता जाता है। तो ये बेसिकली ऐसा नेटवर्क है जो बढ़ता रहता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में हमेशा क्या होता है, आप रिटर्न के लिए पैसा लेते हैं। तो इसमें देखो लिखा भी हुआ है, फर्दर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी इज मेंटेन टू अवॉइड जनरल ओवर प्रोडक्शन। इसीलिए हम कंजम्पशन के साथ सेविंग इस लेवल पे करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो और दोनों के बीच में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक सामंजस्य या एक बैलेंस बैठे। आई थिंक सामंजस्य ही कहते हैं, ठीक है, मतलब इक्वालिटी की मैं बात करूँ, ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन रहे, बेसिकली बराबरी कह सकते हैं रहे, ताकि आप जनरल ओवर प्रोडक्शन अवॉइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं पहले तुम लोग को थ्योरीज में बताया है कि जो सारा खेल इसका है, आर ओ आई का मतलब क्या होता है? आर ओ आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसा है, उस पर चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं कि आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, या आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेन देन का काम है बेसिकली, पैसा लेना पैसा देना, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो देखो, Say's law of market regards the rate of interest as a determinant factor in maintaining the equality between savings and investment। यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा बचा के तुमसे इन्वेस्ट करते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा ध्यान होता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि मैं इस पैसे को जो इन्वेस्ट करूंगा उससे मुझे रिटर्न के रूप में सूद कितना मिलेगा। यानी कि जितना लगा रहे उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिटर्न में कितना मिलेगा उसकी बात की जा रही है। ठीक है, if there is any divergence between the two, the equality is maintained through the mechanism of the rate of interest. If at any given time investment exceeds saving, given time पे investment saving को exceed करता है, तो rate of interest will rise, rate of interest क्या होगा, बढ़ेगा। To maintain the equality, savings will increase and investment will decline। इसमें क्या कहते हैं, बात की गई कि अगर एक समय के बाद इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है एक्सीड सेविंग से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और इक्वालिटी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट उल्टा हो जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सेविंग इज रिगार्डेड एज एन इंक्रीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी डिक्लाइन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सेविंग इज रिगार्डेड एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, एंड इन्वेस्टमेंट एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्रीजिंग फंक्शन को कंसिडर, उस रूप में कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये थे फीचर्स। इसमें एक और फीचर है कि ये आज हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज योर लेबर मार्केट। लेबर मार्केट की बात करते हैं। प्रोफेसर पीगू ने ये कहा था कि जो सेम लॉ है वो लेबर मार्केट के टर्म्स में, उन्होंने किसने बताया? पीगू ने बताया। इन्होंने कहा बाय गिविंग, हम अगर कम से कम वेजेस देंगे लेबर्स को, पीगू के अकॉर्डिंग, ये पीगू ने कहा था ऐसा, तो लेबरर्स ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे। यानी कि उनका कहना है कि वेजेस जो है, दिहाड़ी जो है, उसका अमाउंट कम कर दें, ताकि ज़्यादा हम कम वेजेस में ज़्यादा लेबर्स को बढ़ा सकें, जिससे बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन अब बहुत ही अजीब सी बात थी, इन दिस वे there will be more demand for labor, as pointed out by Pigu. With perfectly free competition, there will be always at a work. It is strong tendency for leisure to be so related that everybody is employed. यानी कि सिंपल सा है, आप दिहाड़ी अगर आप फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये दे रहे हो, तो 150 से कम करके उसको 100 रुपये कर दीजिए, ताकि अगर 1000 लेबर है तो 1000 की जगह सारा लेबर 1500 या 2000 कर सके। तो उनका कहना है कि वेजेस को कम कर दो, यानी कि वेजेस को क्या कर दो, आप कम कर दो, और लेबर से इसकी अमाउंट संख्या बढ़ जाएगी। किसका मानना था ऐसा? पीगू का मानना था। ठीक है, इसकी वजह से देश में बेरोजगारी भी नहीं रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए उन्होंने कई सारी बातें कही थी, मिनिमम वेज लॉ भी पास किया था,
ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका हो सकता भाई, ऑब्वियस सी बात है, उतने प्रैक्टिकल बात तो ये नहीं है कि वेज कम को, तो ट्रेड यूनियंस ने भी डिमांड की थी हायर वेजेस की, ज़्यादा फैसिलिटी की और कम वर्किंग आवर्स की, क्योंकि इससे तो कहीं ना कहीं लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो इसी वजह से इनकी बात का लेबर मार्केट पे असर देखने को मिला था। ठीक है, तो ये बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उन सारे पॉइंट्स की बात की जिसके बेसिस पे हम सेल लॉ या सेल्स लॉ जीन बैप्टिस्ट से के हमें फीचर्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सब भाई अपना ध्यान रखिए। जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और असाइनमेंट्स अपने ERP पे ही अपलोड करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो 10 बार देखिए, इसीलिए आपके लिए टीचर्स इतनी मेहनत से वीडियो लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।